नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, थ्योरी का क्वेश्चन ले रहे हैं, प्लांक क्वांटम सिद्धांत। तो इसके बारे में संक्षेप में बताना है इस प्रश्न के उत्तर में। तो देखिए, मैक्स प्लांक वैज्ञानिक हुए ये। इन्होंने कहा कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं। तो पहली बात कि परमाणु या अणु को ऊर्जा क्यों अवशोषित करनी पड़ती है या उत्सर्जित करनी पड़ती है? जब इनके इलेक्ट्रॉन अपने स्तर से, जिस ऊर्जा स्तर में वो हैं, ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्ष में घूम रहे होते हैं, ये आपको पता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से बाहर जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, जब अपने कक्ष से अंदर के कक्ष में आता है तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इसलिए परमाणु और अणु को परमाणु या अणु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है या उत्सर्जित करनी पड़ती है। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि यह जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, यह अनवरत लगातार रूप में नहीं होता, बल्कि विविक्त टुकड़ों में होता है, विविक्त मात्राओं में होता है, टुकड़ों में होता है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पानी की टंकी रखी है जिसमें छेद हो गया और पानी वहां से बाहर निकल रहा है। तो ये पानी एक लगातार धार के रूप में निकलेगा। पानी की धारा बहेगी पानी की, जो लगातार बह रही है। इसको हम कहते हैं अनवरत, बिना रुके बह रही है। या हम जहां भी चाहें उस पर कोई बर्तन लगा सकते हैं या उसकी मात्रा को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा किसी बर्तन में ले सकते हैं। लेकिन यही अगर कोई गेहूं की बोरी हो और उसमें छेद हो जाए और उसमें से गेहूं निकल रहा है, तो क्या वो लगातार निकलेगा? नहीं, वो फिक्स दानों के रूप में निकलेगा, दानों की एक निश्चित संख्या के रूप में निकलेगा। वो बात अलग है कि दानों की संख्या कम हो सकती है, 10 दाने भी हो सकते हैं और 1000 दाने भी हो सकते हैं, लेकिन गेहूं एक फिक्स मात्रा में दानों की संख्या के रूप में निकलेगा। इसको बोलते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल को बोलते हैं विविक्त। और इस प्रकार के एग्जाम्पल को, जो हमने पानी का उदाहरण लिया, उसे बोलते हैं अनवरत। तो प्लांक का ये कहना था कि परमाणु या अणु ऊर्जाओं का जो अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं वो विविक्त मात्रा में करते हैं। एक फिक्स मात्रा में ही ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा, ना कि अनवरत रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण की अगर हम बात करें, जो हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, प्लांक ने उसे कहा क्वांटम। जैसे यहाँ पर गेहूं का जो निकलना हो रहा है या कोई व्यक्ति गेहूं को प्राप्त करेगा, वो कम से कम कौन सी मात्रा प्राप्त करेगा? 1 दाने के बराबर। उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो ऊर्जा होती है, उसकी जो कम से कम मात्रा उत्सर्जित की जा सकती है या अवशोषित की जा सकती है, वो होती है 1 क्वांटम के बराबर। और 1 क्वांटम की ऊर्जा कितनी होती है, उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया। E ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। 1 क्वांटम की ऊर्जा E बराबर H गुणा न्यू। पहले भी हम कर चुके हैं, दोबारा बता रही हूं, ये होता है न्यू, H न्यू। H प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये सीधा जूल सेकंड ही है, ये ऊपर कुछ नहीं है इसके। न्यू विकिरण की आवृत्ति, हम पीछे पढ़ चुके हैं आवृत्तियों के बारे में, अलग अलग आवृत्ति के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो विकिरण की आवृत्ति को न्यू से शो करते हैं। तो किसी भी क्वांटम की जो ऊर्जा होगी वो प्लांक स्थिरांक और उसकी आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ से आप क्या बात समझते हैं? प्लांक स्थिरांक तो हमेशा फिक्स रहने वाला है। जैसे जैसे आवृत्ति बदलेगी वैसे वैसे ऊर्जा बदलेगी। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी। इस प्रकार विकिरण की आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा भी बढ़ती है।
तो हमने जो स्पेक्ट्रम किया था पिछली वीडियो में, विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम, और हमने यहाँ पर कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रकार और उनकी आवृत्ति लिखी थी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति 10⁶ हर्ट्ज है, जबकि गामा किरणों की आवृत्ति है 10⁻22 हर्ट्ज। हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब ऊर्जा भी बढ़ रही है। यहाँ पर आप इस बात को समझ लें कि रेडियो तरंगों की ऊर्जा सबसे कम होगी, जबकि गामा किरणों की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, क्योंकि इनकी आवृत्ति अधिक है। इस टेबल की बात करें, इस सारणी की बात करें तो ये था मैक्स का क्वांटम सिद्धांत। अब इस सूत्र पर आधारित 2 न्यूमेरिकल्स आपकी बुक एक्सरसाइज में है, अब वो दोनों हम करेंगे। देखते हैं, 2 भाग हैं प्रश्न के। पहले आपसे पूछा गया ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें जिसकी आवृत्ति इतनी हो, तब ऊर्जा क्या होगी, और अगर तरंग दैर्ध्य इतनी हो तो ऊर्जा क्या होगी। हमें 2 अलग अलग फोटोन्स की अलग अलग ऊर्जा ज्ञात करनी है, एक की आवृत्ति बता दी है और एक का तरंग दैर्ध्य बता दिया है। तो अब देखते हैं इसको। सबसे पहले देखें, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ई निकालना है। न्यू आवृत्ति बराबर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। सूत्र है ई बराबर एच न्यू। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। एच की जगह पर एच की वैल्यू रखेंगे प्लांक क्वांटम, ये प्लांक स्थिरांक की 6.626 × 10⁻−34, और न्यू की जगह पर 3 × 10⁻15। अब हम इन्हें हल करेंगे। छः 6.626 और 3 इनको गुणा करने पर आता है 19.878, और 10⁻−34 और +15 हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो आएगा 10⁻−19, और ऊर्जा को हम जूल में व्यक्त करते हैं तो ये उत्तर आ गया। दूसरा भाग, ई पूछी गई है, आपको तरंग दैर्ध्य या लैम्डा दिया गया है 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ आपके लिए एक छोटी सी समस्या आ गई। आपके पास सूत्र तो है ई बराबर एच न्यू, लेकिन यहाँ पर दे दिया लैम्डा। तो हम इसको न्यू और लैम्डा का संबंध जानते हैं, पिछले प्रश्न में हमने किया था, देखते हैं उसको। C बराबर न्यू लैम्डा, तो यहाँ पर इसको हल करके देखते हैं। हमें लैम्डा को न्यू में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं। ये हो जाएगा न्यू बराबर C बटा लैम्डा। हमें तो न्यू चाहिए ना उस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो हम इस न्यू की जगह पर लैम्डा को इधर ला करके लिख सकते हैं C बटा लैम्डा। तो अब उस सूत्र को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सूत्र था E बराबर एच न्यू, न्यू की जगह पर हम C बटा लैम्डा लगा देते हैं, C बटा लैम्डा। वैल्यूज पुट करते हैं। 6.626 × 10⁻−34, h की वैल्यू हुई। c प्रकाश का वेग, इसका मान आपको हमेशा याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये लगा देंगे, और लैम्डा आपको दे दिया है। अब एक बात और यहाँ समझिए, ये जो आपको दे रखा है ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदल लिया। फिर हमने लैम्डा की जगह पर ये मीटर वाली वैल्यू रख दी 0.5 × 10⁻−10। 0.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जो 3 × 10⁻, ये c की वैल्यू हमने रखी हुई थी 3 × 10⁸, उसकी जगह पर 30 हो जाएगा, 5 और 30 कट जाएंगे।
अब जो बचा वो है 6.626 गुणा 10 की पावर 34 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 8। फिर हम इन सब को, ये जो 10 की पावर -10 है इसको भी ऊपर ले जाएंगे, +10 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है 39.76 और इन सब पावर को लिख लेते हैं -34 +8 +10 और जब इसको हल करते हैं तो ये आता है 39.76 गुणा 10 की पावर -16 जूल। तो इस प्रकार 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा ये होगी। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है 2.8। अब देखें, हम पहले निकालेंगे एक फोटोन की ऊर्जा। लैम्डा से हम एक फोटोन की ऊर्जा निकाल लेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hc/लैम्डा। h की जगह पर लिखेंगे 6.626 गुणा 10 की पावर -34, c की जगह पर 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा की जगह पर लिखेंगे 4000 गुणा 10 की पावर -12। ये जो इसका उत्तर आएगा वो होगी एक फोटोन की ऊर्जा। एक फोटोन की ऊर्जा होगी। यहाँ पर एक बात और देख लें कि यहाँ 4000 गुणा 10 की पावर -12 है। 4000 को हम 4 गुणा 10 की पावर 3 समझ सकते हैं, तो हम इसको चेंज कर देते हैं 6.626 गुणा 10 की पावर -34, 3 गुणा 10 की पावर 8, 4 गुणा 10 की पावर -9। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम इसे हल करते हैं। ऊपर वाले दोनों को अगर गुणा करेंगे 6.626 और 3 को गुणा करेंगे तो ये आता है 19.878/4। सारी पावर एडजस्ट करेंगे, -34 +8 +9, ये पावर ऊपर जाकर के +9 हो जाएगी। 19.878 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो ये आता है 4.969 गुणा 10 की पावर -17 जूल। ये हुई सिर्फ एक फोटोन की ऊर्जा। और टोटल ऊर्जा दे रखी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, एक फोटोन की ऊर्जा और कुल ऊर्जा बराबर 1 जूल। तो फोटोन की संख्या कितनी हो जाएगी? फोटोन की संख्या कुल ऊर्जा को एक फोटोन की ऊर्जा से भाग दे देंगे तो फोटोन की संख्या आएगी। यदि हम एक में 4.969 का भाग देते हैं तो ये आता है 0.2012 और ये पावर ऊपर चली जाएगी 10 की पावर 17। हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना होता है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब दशमलव से पहले 0 नहीं लगती, दशमलव से पहले कोई एक डिजिट जरूर आती है। तो 2.012 दशमलव इस साइड पर जा रहा है, दाईं तरफ जा रहा है, तो पावर माइनस हो जाती है 16 फोटोन। 1 जूल ऊर्जा में इतने फोटोन होंगे, ये हमने ज्ञात कर लिया। देखो बच्चों, पहले यह माना जाता था कि प्रकाश, ये जो विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यह सतत कॉन्टिन्यूअस चलती है। ये बात हम पीछे समझ चुके हैं, अनवरत बोलते हैं इसको। लेकिन प्लांक ने कहा कि यह कॉन्टिन्यूअस नहीं चलती, यह ऊर्जा के बहुत छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जो इतने पास होते हैं कि लगातार नजर आते हैं, चलती है। इन पैकेट्स को कहा गया फोटोन
और ऊर्जा की उस मात्रा को कहा गया क्वांटम। तो अब आप देखिए कि इस आधार पर, मैक्स प्लांक के इस सिद्धांत के आधार पर क्या सिद्ध किया जा सका। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, इसके विविक्त ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर कुछ गुणों को समझाया गया, पदार्थ के कुछ गुणों को समझाया गया। उनमें से एक गुण था कृष्णिका विकिरण। तो उस पर हमारा थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णिका एवं कृष्णिका विकिरण को परिभाषित करें। कृष्णिका के तरंगदैर्ध्य और तीव्रता के संबंध को समझाइए। तो इसको देखते हैं। ऐसा आदर्श पिंड जो हर आवृत्ति की विकिरणों का उत्सर्जन भी करे और अवशोषण भी करे, उसे कहते हैं कृष्णिका। देखो बेटा, आदर्श शब्द जहां आ जाता है उसका मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा हो। तो ऐसा आदर्श पिंड जो हर आवृत्ति, अब आवृत्ति के बारे में आप पढ़ चुके हो, विद्युत चुंबकीय विकिरण का काफी लंबा स्पेक्ट्रम हमने किया, बहुत सारी आवृत्तियां उसमें की। तो ऐसा पिंड जो हर आवृत्ति की विकिरण का अवशोषण भी कर सके और फिर उसका उत्सर्जन भी कर सके, उसे कहा जाता है कृष्णिका। ये काले रंग के पदार्थ होते हैं। कृष्ण शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, काले रंग के पदार्थ होते हैं। वास्तव में कोई भी पिंड आदर्श कृष्णिका नहीं होता। ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जो ये जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया था विद्युत चुंबकीय विकिरण का, उसकी हर आवृत्ति की विकिरण का अवशोषण कर सके और फिर उसका उत्सर्जन कर सके। ऐसा कोई भी पिंड नहीं होता। फिर भी कुछ पिंड ऐसे हैं जो इसकी पालना थोड़ी बहुत करते हैं। उन्हीं में से एक है कार्बन ब्लैक। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दे रखा है कृष्णिका वाले टॉपिक में। कार्बन ब्लैक यह काले रंग का पाउडर नुमा पदार्थ होता है जो जब इस पर विकिरणें डाली जाती हैं तो हर आवृत्ति की विकिरण को लगभग अवशोषित कर लेता है, और जब विकिरण डालना छोड़ देते हैं तो ये उसका उत्सर्जन भी करना शुरू कर देते हैं। विकिरण, ये जो कृष्णिका पिंड है, इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। कृष्णिका के लिए तरंगदैर्ध्य और तीव्रता में संबंध। तरंगदैर्ध्य के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जो हमने स्पेक्ट्रम किया था उसमें ऊपर हमने आवृत्तियां की थी, इस तरफ बढ़ रही थी और तरंगदैर्ध्य इस तरफ जाने पर घट रहा था। हमें पता है कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य उल्टे चलते हैं। और तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है प्रकाश का तीखापन, कितना तेज प्रकाश आ रहा है। तो तरंगदैर्ध्य और तीव्रता में क्या संबंध है वो अब हमें देखना है। किसी भी ताप पर अगर हम ताप को फिक्स कर दें, कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता, मतलब उसकी जो तेजी होगी, वह तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य बढ़ता जाएगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी और अधिकतम मान पर पहुंचने के बाद फिर घटनी शुरू हो जाती है। तीव्रता बढ़ेगी, फुल ऊंचाई तक पहुंच जाएगी और उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको एक चित्र बनाना है। आपकी बुक में दे रखा है चित्र 2.8 ख। इसका पेज नंबर आपको बता देती हूँ मैं, डायग्राम भी दिखाती हूँ आपको जो आपको बनाना है। इसका पेज नंबर है 39। आपको चित्र दिखाती हूँ, ये देखें इसको। इधर तीव्रता है, इधर तरंगदैर्ध्य है। अभी अभी हमने पढ़ा किसी फिक्स ताप पर, जैसे ये T1 ताप पर ग्राफ बनाया गया, ताप नहीं बदला गया। जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य को बदल रहे हैं वैसे वैसे तीव्रता भी बदल रही है। जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है, इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है, इधर जाने पर तीव्रता बढ़ रही है। जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तीव्रता भी ऊपर की ओर जा रही है और एक निश्चित मान तक पहुंचकर बढ़कर अब ये दोबारा घटनी शुरू हो जाती है। तरंगदैर्ध्य बढ़ाते जाएंगे, फिर भी तीव्रता घटती जाएगी।
ये बात आपको इस ग्राफ में देखने को मिली। ये T1 ताप पर ग्राफ है और ये T2 ताप पर ग्राफ है। ये देखिए T2 ताप हमने फिक्स किया है, उस पर जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे तीव्रता भी बढ़ रही है। यहाँ आकर के अधिकतम हुई और फिर कम हो जाती है। और यहाँ पर एक बात और देखिए, ये जो T2 ताप है, T2 ये ज़्यादा है T1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीव्रता का अधिकतम मान है यह ताप बढ़ने के साथ साथ कम तरंगदैर्ध्य की तरफ जाता है। मतलब अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो कम तरंगदैर्ध्य पर ही अधिकतम तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, और यदि ताप घटा देंगे तो अधिकतम तीव्रता प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा तरंगदैर्ध्य तक जाना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पर हमने इसको भी समझाया है। नीचे जैसे जैसे ताप बढ़ता है वक्र का उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब ये जो ऊपर टॉप आया था, लघु तरंगदैर्ध्य की कम वैल्यू की तरफ खिसकता है। तो ये कृष्णिका विकिरण से संबंधित छोटा सा प्रश्न हुआ, बहुत संक्षेप में हमने किया है। देखो बच्चों, ये चैप्टर काफी लंबा है, बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, तो हमें तो बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने कोशिश की है कि इतने लंबे चैप्टर को बहुत छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने रख पाऊं और आप उसको लिखें भी और याद भी करें। तो इन प्रश्नों को आपने साथ साथ में याद करना है, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू।